सास ने किया अमीर और गरीब बहू के बीच बंटवारा। माँ जी, मैं कभी भी इस घर का बंटवारा नहीं चाहती, आप ऐसा मत कीजिए। हाँ, आप बंटवारा नहीं, आप तो रोज रोज कलेश करना चाहती हो ताकि माँ जी के सर में हमेशा दर्द रहे। मैंने फैसला कर लिया है, अब बंटवारा होकर ही रहेगा। कविता बहू, तू इस झोपड़ी में रहेगी और माया बहू इस घर में। और खबरदार, जो तुम दोनों एक दूसरे के आसपास भी दिखी तो। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बड़ी बहू की मर्जी के बिना ही सास ने अपनी दोनों बहुओं के बीच बंटवारा कर दिया? जानने के लिए आइए चलते हैं कहानी में कुछ समय पीछे। ललिता के बड़े बेटे की शादी गांव में पली बड़ी गरीब कविता से हुई थी, जो ललिता को एक आंख नहीं भाती थी। एक रोज खाना खाते हुए ललिता प्लेट को साइड करते हुए कहती है, अरे ओ गंवार, ये क्या सूखी सब्जी बनाकर परोस दी है तूने? कम से कम तेल तो ढंग से डाला कर। माँ जी, आपकी बढ़ती उम्र के चलते मैं खाने में तेल मसाला कम डालती हूँ और बाकी सबके लिए भी यही खाना बना है। चुप कर तू। अरे ये तेरा गरीब मायका नहीं है जहाँ किसी सामान की कोई कमी हो, सब कुछ भरपूर है। यहाँ पर तो खाना बनाने में चिंदीपना मत किया कर। आई बड़ी मेरी सेहत का ध्यान रखने वाली। ललिता गुस्से में खाने की टेबल से उठकर चली जाती है। ललिता की बातें सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कविता को उदास देखकर उसका पति शेखर उसके पास आता है और उसे समझाते हुए कहता है, देखो कविता, माँ की बातों को बुरा मत मानो। वो जुबान की थोड़ी कड़वी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है और धीरे धीरे तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। आप सही कह रहे हैं, मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, इसीलिए माँ जी गुस्सा हो गई, पर मैं धीरे धीरे इस घर के हिसाब से ढलना सीख जाऊंगी। शेखर कविता के आंसू पोंछकर उसे गले लगा लेता है। अब बीतते समय के साथ कविता अपनी सास ललिता के हिसाब से ही सारे काम किया करती थी, लेकिन इसके बाद भी उसे ताने और धुतकार ही सहने को मिलती। एक दिन कविता पंडित जी के साथ बैठकर अपने छोटे बेटे अमित के लिए लड़कियों की तस्वीरें देख रही होती है। तभी कविता चाय लेकर वहां आती है। पंडित जी, किसी अच्छे घर का रिश्ता ही बताना मेरे बेटे के लिए। अरे ललिता बहन, भला मैं क्यों खराब रिश्ते दिखाऊंगा? एक से बढ़कर एक अच्छी लड़कियों की तस्वीरें लाया हूँ। माफ कीजिए माँ जी, बीच में बोल रही हूँ, लेकिन मेरी नजर में भी एक लड़की है जो कि बहुत सुंदर और सुशील है। अरे तू गाँव की गंवार अपने ही जैसी लड़की बताएगी? देख, तुझे झेल रही हूँ, ये क्या कम है जो अब तेरे जैसी एक और गरीब लेकर आऊँ इस घर में? माँ जी, मैं तो बस। अरे चुप कर जा, मुझे तुझ जैसी गरीब की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने हिसाब से ढूंढ लूंगी अपनी दूसरी बहू। कविता बिना कुछ कहे वहां से रसोई में चली जाती है। तो वहीं पंडित भी ललिता का गुस्सा देखकर चुपचाप चाय पीने लगता है। अब बीतते समय के साथ ललिता अपने छोटे बेटे अमित का रिश्ता एक अमीर घर की लड़की से तय कर चटमंगनी पट ब्याह कर देती है। दूसरी बहू के गृह प्रवेश के समय दोनों दूल्हा दुल्हन ललिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तभी अमित कविता के पास आकर कहता है, माया, ये कविता भाभी है, इनका भी आशीर्वाद लो। देखो जी, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मैं यहाँ हर किसी के पैर पड़ने नहीं आई। माया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भाभी तुमसे बड़ी हैं, भला इनका आशीर्वाद लेने में क्या दिक्कत है? अरे तू क्यों जोर जबरदस्ती कर रहा है बहू से? वैसे भी इस गरीब के पैर छूने से कौन सा इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। आजा माया बहू, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। माया के सामने भी ललिता का अपने प्रति ये व्यवहार देखकर कविता को बहुत दुख होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन माया अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में आती है तो कविता सारी बातें भूलकर उसे प्यार से समझाती है। मसाले और सब्जियां यहाँ पड़ी हैं और कुछ तुम्हें चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें निकाल कर दे देती हूँ। देखो, तुम रसोई से निकल जाओ, क्योंकि मुझे किसी का लेक्चर सुनना पसंद नहीं है। मुझे जो बनाना आता है मैं बना लूंगी। माया, मैं तो तुम्हारी मदद ही कर रही हूँ, पर मैंने तो मदद मांगी ही नहीं ना, इसीलिए अब मुझे मेरा काम करने दो। ठीक है, मैं जाती हूँ और एक बार फिर कह रही हूँ, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। कविता बोलती रहती है, लेकिन माया उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपने काम में लग जाती है। ये देखकर कविता भी वहां से चली जाती है। 1 घंटे बाद माया सभी के लिए फ्राइड राइस बनाकर लाती है, जिसे खाते ही शेखर कहता है, 1 घंटा लगाकर सुबह सुबह ये चावल भुने हैं बस, उसमें भी इतना ज्यादा नमक है। हाँ माया, ये क्या बनाकर लाई हो? इससे अच्छा तो तुम कुछ मीठा ही बना लेती या भाभी की मदद ले लेती। मैंने तो माया को कहा था, लेकिन उसने मुझे रसोई से बाहर भेज दिया। माँ जी, आप कुछ क्यों नहीं कहती? ललिता नमक से भरे चावल को मुंह में दबाए मन ही मन कहती है, हाय हाय, ये क्या कचरा बनाकर लाई है छोटी बहू, गले से नीचे ही नहीं उतर रहा, लेकिन मैं तो इसे डांट भी नहीं सकती, इतना दहेज जो लाई है ये। अरे ठीक तो बना है, बाकी धीरे धीरे सीख जाएगी और क्या।
हाँ, पहली बार के हिसाब से तो ठीक ही बनाया है। अगर इसे ठीक कहते हैं तो खराब कैसे कहते हैं? भाभी आप जल्दी से कुछ बनाकर ले आओ, मुझे और भैया को ऑफिस निकलना है। हाँ देवर जी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं भी पोहे बना कर लाती हूँ। कविता जल्दी जल्दी रसोई में पहुंचती है तो रसोई का बिखरा हुआ हाल देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, बनाया धनाया कुछ नहीं, ऊपर से पूरी रसोई घर को कबाड़ खाने में बदल दिया है। कविता सबसे पहले पोहे बनाकर अमित और शेखर को देती, उसके बाद अकेले ही पूरी रसोई की सफाई करती है। ये देखकर ललिता खुद से कहती है, इसको काम करते देखकर लग रहा है चलो अच्छा है कि ये बिन बोले घर का काम तो कर देती है, वरना घर के कामों में नई बहू के लक्षण तो कुछ ठीक नहीं लगते मुझे। सोचा कुछ और, निकल गई कुछ और। ललिता की छोटी बहू माया अमीर घर से थी, साथ ही दहेज भी बहुत लाई थी, जिसके चलते ललिता हर बात में उसकी तरफदारी किया करती और किसी भी काम के लिए उस पर दबाव नहीं डालती। एक दिन माया कुछ नई साड़ी और गहने लेकर ललिता के पास आती है। माँ जी, ये कुछ गहने और साड़ियाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जरा देखिए तो। अरे वाह बहू, ये तो बहुत बढ़िया लग रही हैं और ये गहने भी मुझे बहुत पसंद आए। सच में माँ जी? मुझे तो लगा था कि आपको पसंद आएंगे कि नहीं। माँ जी आप हॉल में जाकर बैठिए, मैं जरा कमरे की सफाई कर दूं। ये तो जब देखो झाड़ू पोछा लिए टपक पड़ती है। ओ गरीब गंवार सी, कुछ छोटी बहू से देख मेरे लिए साड़ियाँ और गहने लाई है और तूने कभी मुझे एक रुमाल भी दिया है? माँ जी अब इसमें जेठानी जी की क्या गलती, वो गरीब हैं, भला साड़ी और गहने खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगी? क्यों जेठानी जी, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। अब अगर माँ जी को खुश कर लिया हो तो जाकर बाहर रखे पौधों को पानी भी दे दो। इतना कहकर कविता सफाई करने लगती है तो वहीं माया गुस्से में पैर पटकते हुए कहती है, मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो आप मुझे बोले और मैं काम पर लग जाऊं। जब देखो ये कर लो वो कर लो। नौकरानी ना सही लेकिन बहुरानी तो हो। माया वैसे भी मैंने तुम्हें पहाड़ ढोने को नहीं कहा है, और तुम नौकरानी कैसे हो गई? तुम तो अपना काम भी खुद नहीं करती हो। माँ जी आप देख रही है ना जेठानी जी किस तरह मुझसे बात कर रही है। अरे ओ कलेशी, क्यों झगड़ा कर रही है छोटी बहू से? माँ जी मैं कोई झगड़ा नहीं कर रही, एक छोटा सा काम ही तो कहा है मैंने। देख गंवार, मेरे मुंह मत लग, वैसे ही तेरी शक्ल देखकर मेरा मूड खराब रहता है, ऊपर से अब तू नई बहू से झगड़ा मोल ले रही है। दोनों बहुओं के झगड़े में ललिता अपनी अमीर बहू का साथ देती है, जिससे माया बहुत खुश होती है और अब हमेशा वो कविता को नीचे दिखाने की कोशिश किया करती। एक दिन दोपहर के खाने में कविता करेले की सब्जी और गरम रोटी ललिता को परोसती है। तभी माया कविता के रसोई में जाने के बाद ललिता को भड़काते हुए कहती है, माँ जी माना आपकी उम्र हो चली, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बस ये करेले टिंडे ही खाती रहे। हाँ बहू कहते तो सही रही है, लेकिन ये गरीब गांव की गवार तेरी जेठानी यही बनाकर परोस देती है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं हूँ आपकी छोटी बहू, आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए अभी ऑर्डर करती हूँ। सच बहू, भगवान ऐसी बहू सबको दे। माया अपने और ललिता के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती है और कुछ ही देर में दोनों सास बहू पेट भरकर खाना खाकर सारे बर्तन रसोई में छोड़ देती हैं। ये सब जब कविता देखती है तो उससे सहन नहीं होता और वो सभी घर वालों के सामने जोर से चिल्लाती है, ये क्या तरीका है माया? एक तो खाना बना होने के बाद भी तुमने बाहर से खाना मंगवाया और अब खाकर जूठे बर्तन भी नहीं धोए। तो इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? खाने के बाद मेरी आंख लग गई थी तो मैं सो गई। एक तो तुम घर के किसी काम में मेरा हाथ नहीं बटाती, ऊपर से मेरे लिए काम बढ़ाती रहती हो। कविता सही कह रही है, माया घर का काम करने से तुम घिस नहीं जाओगी। शेखर की बात सुनकर माया जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। तभी वहां ललिता आती है और माया को रोता देखकर गुस्से में दोनों बहुओं का बंटवारा करने का फैसला सुना देती है। तो कविता रोते हुए कहती है, माँ जी मैं कभी भी इस घर का बंटवारा नहीं चाहती, आप ऐसा मत कीजिए। हाँ हाँ, आप बंटवारा नहीं, आप तो रोज रोज कलेश करना चाहती हो ताकि माँ जी के सर में हमेशा दर्द रहे। मैंने फैसला कर लिया है, अब बंटवारा होकर ही रहेगा। कविता बहू तो इस झोपड़ी में रहेगी और माया बहू इस घर में, और खबरदार जो तुम दोनों एक दूसरे के आसपास भी दिखी तो। इस तरह ललिता अपनी दोनों बहुओं के बीच बंटवारा कर देती है। कविता और शेखर जहां पास में ही बनी झोपड़ी में रहते तो वहीं ललिता माया और अमित के साथ घर में रहती। जहां बंटवारा होने के बाद से कविता की नींद उड़ गई थी तो वहीं माया सुकून से चैन की नींद देर तक सोती है और जागकर खुद के लिए ग्रीन टी बनाती है। तभी अमित वहां आता है। खुल गई तुम्हारी नींद? तो अब चाय नाश्ता भी तैयार कर दो। मुझसे नहीं बनेगा कोई चाय नाश्ता। तुम नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? अरे बहू सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक चाय नहीं बनाई क्या? माँ जी मैं बना तो रही हूँ ग्रीन टी। बहू ये तो तू अपने लिए बना रही होगी, हमारे लिए कब बनाएगी? बस अभी बनाती हूँ माँ जी।
बंटवारा हो जाने के कारण अब न चाहते हुए भी माया को घर वालों के लिए काम करना पड़ रहा था, जिसे वो तंग आकर कहती है। मुझे तो लगा था कि बंटवारा करने से एक बला दूर होगी, लेकिन ये माँ जी के कारण तो अब उल्टा मुझे ही काम करना पड़ रहा है। अब जल्दी ही इनका कुछ करना होगा, जैसे उस गरीब का किया। अगले दिन माया देर तक सोती रहती है और किसी के जगाने पर भी नहीं जागती, जिसके चलते घर में सफाई नहीं हो पाती। ललिता रसोई में जाती है तो गंदी रसोई को देखकर कहती है, हाय हाय, क्या हाल बना दिया रसोई का। इतनी गंदी तो रसोई कभी नहीं रहती थी। अब ये महारानी तो उठने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो मुझे ही सफाई करनी होगी। अब ललिता खुद ही रसोई की सफाई करती है, जिसके बाद तो माया अब हमेशा ही घर के काम करने में आलस दिखाती। वो फोन चलाती, टीवी देखती, मेकअप करती, लेकिन घर के काम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, जिसके कारण ललिता को ही सारे काम करने पड़ते थे। एक रोज ललिता अपनी कमर पकड़े झाड़ू लगाते हुए कहती है, वो चाहे गरीब गंवार ही तही, लेकिन बड़ी बहू के रहते कभी मुझे घर का एक काम नहीं करना पड़ा। लेकिन अब ये नौबत आ गई है कि सारा काम ही मेरे पल्ले पड़ गया है। माँ जी थोड़ा जल्दी हाथ चलाइए, मुझे पंखा चलाना है, वैसे ही बहुत गर्मी हो रही है। बहू, एक तो सास होकर घर के काम मैं कर रही हूँ और तू आराम फरमा रही है। अरे थोड़ी तो शर्म कर, इस उम्र में तूने मुझे नौकरानी बनाकर रखा है। और मुझे डिलीवरी बॉय। आए दिन बाहर से खाना आ रहा है। भाभी के रहते कभी भी घर में बाहर से खाना मंगाने की नौबत ही नहीं आई थी। ये दोनों माँ बेटे उस गरीब के गुण गा गा कर मेरे सिर में दर्द कर देंगे। इन्हें तो मैं कैसे भी संभाल लूंगी, लेकिन उस गरीब की तरह इस बुढ़िया को भी ठिकाने लगाना होगा। माया घर के काम के लिए नौकरानी रख लेती है, तो वही नौकरानी को घर में जाता देखकर कविता हैरानी से कहती है, ये कौन है जो सुबह सुबह घर में जा रहा है? तुम्हें क्या लेना देना कविता, वैसे ही उस घर में रहने वालों को हमारी कोई फिक्र नहीं है, तो हमें क्या मतलब उस घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सुनिए जी, मुझे ना बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं माँ जी को खाना पीना समय पर मिलता होगा या नहीं। तुम भी कमाल करती हो कविता। माँ ने बंटवारा करके हमें ये टूटी झोपड़ी दी रहने के लिए, उसके बाद भी तुम्हें उन्हीं की चिंता हो रही है। उन्होंने तो लड़ाई झगड़े से तंग आकर ये फैसला लिया ना। मुझे नहीं लगता वो सच में बंटवारा करना चाहती थी। क्या फर्क पड़ता है बंटवारे के चलते, हम तो गरीबी में मर रहे हैं ना। बंटवारा होने के बाद भी कविता को अपनी सास ललिता की फिक्र सताती थी, लेकिन ललिता को उससे कोई मतलब नहीं था। अब घर में नौकरानी आ जाने से घर की साफ सफाई तो हो जाया करती थी। एक रोज ललिता काम वाली को बुलाकर कहती है, सुन जरा कुछ खाने को ले आ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ मालकिन, मैं अभी लेकर आती हूँ। नौकरानी रसोई में जाकर खाना परोस ही रही होती है कि तभी वहां माया आकर उसे रोक लेती है। ये खाना किसके लिए निकाल रही हो तू? मालकिन के लिए मेम साहब, उनको भूख लगी है ना, तो उन्होंने ही मुझे खाना लाने को कहा। तुझे काम पर मैंने रखा है या उस बुढ़िया ने? आपने मेम साहब। हाँ तो मेरी बात सुन, उस बुढ़िया की नहीं। कोई खाना वाना देने की जरूरत नहीं है, और हाँ आज के बाद में से बिना पूछे उस बुढ़िया को बताया हुआ कोई भी काम नहीं करेगी तू, समझी? पर क्यों मेम साहब, वो आपकी सौतेली सास है क्या? तुझे उससे क्या लेना देना? तुझे जितना कहा है ना उतना कर बस। ठीक है मेम साहब। अब नौकरानी माया के कहने पर ललिता का बताया हुआ एक भी काम नहीं करती, जिसके चलते ललिता बार बार नौकरानी को बोलकर परेशान हो जाया करती थी। इसलिए वो माया को जाकर कहती है, अरे बहू, ये नौकरानी बहरी हो गई है क्या? इसे जो भी काम कहो सुनती नहीं है। माँ जी, वो बेचारी अकेले क्या क्या काम करेगी? ये कैसी बात कर रही है तू बहू? अरे उसे इस घर में काम करने के लिए रखा है, ना कि नाचने के लिए। माँ जी, उसे मैंने काम पर रखा है, इसलिए वो मेरे कहने पर ही काम करती है। आपको अपने काम करवाने हैं तो अपनी तरफ से पगार भी देना पड़ेगा। ये क्या मजाक कर रही है बहू? अब एक घर में रहते हुए अलग अलग पगार देना पड़ेगा नौकरानी को? और नहीं तो क्या माँ जी, आपको नहीं पता महंगाई कितनी बढ़ गई? ऊपर से आजकल भगवान मिलना आसान है, लेकिन काम वाली नहीं। इसलिए बेहतर होगा अपने काम आप खुद ही कर लीजिए। इतना कहकर माया वहां से चली जाती है। अब ललिता अपने खाने पीने के लिए सोच में पड़ जाती है, इसलिए वो नौकरानी से मांगने की जगह खुद ही खाना लेकर खा लिया करती। लेकिन 2-4 दिन के बाद नौकरानी माया के कहने पर हिसाब से खाना बनाती, जिससे ललिता के लिए खाना बनता ही नहीं। एक दिन खाना न मिलने पर उदास ललिता घर के बाहर टहलने लगती है। तभी उसकी नाक में खाने की खुशबू पड़ती है और वो खिंची हुई कविता के घर के दरवाजे पर आ जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर आइए ना, मैं बस खाना ही बना रही थी। हाँ हाँ, दिख रहा है कि तू खाना बना रही है, लेकिन मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई। तो फिर माँ जी कोई काम था आपको मुझसे, बताइए ना। वो नहीं, कोई काम नहीं था, मैं तो बस अपने बेटे को देखने आई थी। वो भी थोड़ी देर में आते ही होंगे, अंदर आइए ना। आज खाना अपने बड़े बेटे बहू के साथ खा लीजिए। भूख तो बहुत लगी है, लेकिन किस मुंह से यहाँ खाना खाऊं मैं? माँ जी,
माँ जी, आप क्या सोचने लगी? आइए ना अंदर। तुझे एक बार समझ नहीं आता क्या? मुझे नहीं खाना तेरा बनाया हुआ खाना। एक बार समझ नहीं आता क्या तुझे? न चाहते हुए भी ललिता कविता पर चिल्लाकर वहां से आ जाती है। समय बीतता है और अब माया का बर्ताव ललिता के लिए और भी खराब होता जा रहा था। आपको एक बार समझ में नहीं आता क्या कि अपने काम खुद कीजिए? मैंने नौकरानी आपके लिए नहीं लगाई है, और ज्यादा ही दिक्कत है ना तो चली जाइए इस घर से आप। माया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वैसे भी इस घर में इनका काम ही क्या है? ऊपर से हमेशा कुछ ना कुछ कहती ही रहती है नौकरानी को। अरे पता भी है कितनी मुश्किल से ढूंढा है मैंने नौकरानी को। अब इनकी वजह से वो चली गई तो काम कौन करेगा? बहू, मैं तेरी सास हूँ। अरे सास हो तो क्या सर पर चढ़कर नाचोगी आप? देखो माँ जी, आपको जो करना है ना इस घर से बाहर जाकर करिए। माया की बातें ललिता को बहुत दुखी करती हैं और वो घर के मंदिर में जाकर दुखी मन से भगवान से कहती है, ए भगवान, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है मुझे। आज मेरी ही बहू ने मेरा इतना अपमान किया। मेरी बड़ी बहू भले ही गरीब है, लेकिन आज तक कभी मेरा अपमान करना तो दूर, मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। लेकिन मैंने इस अमीर बहू के चक्कर में उसे ही दुख पहुंचाया। लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधार कर रहूंगी। अगले दिन ही ललिता अपने बड़े बेटे और बहू के पास जाकर उनसे माफी मांगते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। मैंने अमीर गरीबी का फर्क करके तुझे न जाने कितने दुख दिए हैं। बहू तू घर चल, मैं ये बंटवारा खत्म करती हूँ। लेकिन माँ, ये बंटवारा तो आपने खुद किया था ना, तो फिर अब आप अपने फैसले को क्यों बदलना चाहती हैं? क्योंकि अब मेरी आंखों पर छोटी बहू के लाए दहेज की पट्टी बंधी थी। लेकिन बंटवारे के बाद मैं समझ गई हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसे सुधारना बहुत जरूरी है। कविता और शेखर ललिता की बात मानकर घर लौट आते हैं। उन्हें घर में देखकर माया हैरान रह जाती है। आप लोग अपने घर का पता भूल गए हैं क्या, जो भटकते हुए यहाँ चले आए? माया, अपनी जुबान बंद रखो। भैया भाभी बड़े हैं तुमसे। बड़े होंगे अपने घर में, और वैसे भी आप भूल गए माँ जी ने बंटवारा किया है। हाँ, मैंने बंटवारा किया था और उसे खत्म भी मैं ही कर रही हूँ। अब से कविता बहू और शेखर यहीं रहेंगे, और कोई इस घर से जाएगा तो वो तू है बहू। ये सुनते ही माया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन अब भी वो अकड़ में कहती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा ससुराल है, और आप जानती हैं कि मैं अपने साथ कितना दहेज लेकर आई थी। आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकती। बहुत तू भूल रही है, ये घर मेरा है, और आज मैं तुझे इस जायदाद से बेदखल कर रही हूँ। अरे जिस बड़ी बहू को मैं गरीब कहकर दुख देती रही, उसने कभी मेरा अपमान नहीं किया। यहाँ तक कि बंटवारा हो जाने के बाद भी मेरी इज्जत करती रही। लेकिन तुझे मैंने हमेशा इससे ऊपर रखा, पर तूने मुझे इस घर से जाने को कहा। मैं कहती हूँ समेट अपना दहेज और निकल जा यहाँ से। ललिता का गुस्सा देखकर माया घबरा जाती है। वो अपने पति अमित की तरफ देखती है, जो उस समय मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। माया समझ जाती है कि अब उसके लिए बोलने वाला इस घर में कोई भी नहीं। तभी वो घबराते हुए ललिता के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? अपने मायके लौट जा। वैसे भी तू तो बहुत अमीर घर से है ना। तेरे माँ बाप तेरे लिए दूसरा घर बनवा देंगे, और हाँ, जाते हुए अपनी वो साड़ी और गहने लेती जाना। नहीं माँ जी, मैं ऐसे मायके लौट कर गई तो लोग क्या कहेंगे? मेरे घर वाले भी मुझे ही दोष देंगे। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। माया रो रो कर ललिता से माफी मांगती है, लेकिन ललिता उसकी तरफ देखती भी नहीं। माया की ये हालत देखकर कविता ललिता को समझाते हुए कहती है, माँ जी इसे माफ कर दीजिए। जिस तरह आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और आपने हमें घर बुलाकर गलती को सुधारा, ठीक वैसे ही माया को भी अपनी गलती का एहसास है, और आखिर हम हैं तो एक ही परिवार। कविता की बात सुनकर माया उससे भी माफी मांगती है, जिसके बाद ललिता माया को माफ कर उसे दूसरा मौका देती है। जिसके बाद पूरा परिवार एक बार फिर से एक छत के नीचे रहने लगता है, और अब ललिता अपनी बहुओं में गरीबी अमीरी का फर्क न करते हुए दोनों को एक ही नजर से देखा करती। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि रिश्तों में बंटवारा नहीं, समझदारी और अपनापन जरूरी है? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।